नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इजराइल की संसद नेसेट ने एक कानून पारित कर नियर ईस्ट में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को इजराइल में काम करने से रोक दिया है। इजराइल के सरकारी कान टीवी न्यूज ने बताया कि नया कानून, जिसे 120 में से 92 संसद सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ, अमेरिका और कई यूरोपीय देशों के विरोध के बावजूद पारित हो गया। इस कानून के तहत गजा में सहायता पहुंचाने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के काम में बाधा पहुंचेगी। दरअसल इस कानून के पारित होने से यूएन की मुख्य एजेंसी गजा के लोगों को मदद नहीं पहुंचा सकेगी। इस कानून के तहत ये एजेंसी इजरायली धरती पर काम नहीं कर सकेगी। पारित हुए विधेयक के तहत फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का इजरायल के भीतर कोई भी गतिविधि करने पर बैन होगा। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी पर बैन लगाने के बाद इजरायल ने बड़ा हमला भी किया। गजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि एक आवासीय ब्लॉक पर एक इजरायली हवाई हमले में लगभग 100 लोग मारे गए हैं। चश्मदीद ने बताया कि विस्फोट रात में हुआ और मुझे पहले लगा कि ये गोलीबारी है, लेकिन जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि लोग मलबे के नीचे से शव, हाथ पैर और घायलों को निकाल रहे थे। हिजबुल्ला भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। वो सेना से लेकर बस्तियों तक को निशाना बना रहा है। अब हिजबुल्ला के लड़ाकों ने 2 ऑपरेशन किए। इन 2 ऑपरेशनों की घोषणा के साथ लक्ष्यों पर हमला करते हुए 41 ऑपरेशनों को अंजाम दिया गया। इजरायली कब्जे वाले बलों के ठिकानों पर कई गोले दागने के बाद हिजबुल्ला ने घोषणा की कि उसने इजरायली मरकबा टैंक को नष्ट कर दिया। मरकबा टैंक पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया, जिससे कई सैनिक मारे गए और घायल हो गए। ये दक्षिणी लेबनान पर इजरायली जमीनी आक्रमण के दौरान हिजबुल्ला ने 39वां मरकबा टैंक खत्म किया। लेबनान के हथियारबंद गुट हिजबुल्ला ने अपना नया प्रमुख नईम कासिम को चुना है। इससे पहले वो गुट के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे। लेबनान के बेरूत में हुए इजरायली हवाई हमले में उसके नेता हसन नसरल्ला मारे गए थे। हाल ही में इजरायल ने हिजबुल्ला के कई वरिष्ठ नेताओं को मारा है। हसन नसरल्ला के बाद उनके उत्तराधिकारी माने जाने वाले हाशिम सैफुद्दीन भी इजरायली हमले में मारे गए थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा हर प्रदेश में बीजेपी नेता आगे बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में योगी के फोटो के साथ नारे को पोस्टर बनाकर लगाया जा रहा है और बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें इस नारे का जिक्र कर रहे हैं। अब इस नारे पर धर्मगुरु भी बोल रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि हिंदू समाज एक है, संगठित है। उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। पहली बात यह है कि बटेंगे जो क्रिया है वो भविष्यकाल की है, यानी अभी हम बटे नहीं हैं, अभी हम एक हैं। ये भविष्य की बात है, यानी कौन सा वो कारण है जिसकी वजह से हम बट जाएंगे, वो कारण जनता के सामने तो रखो। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के गौ प्रेम को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया। उनका मानना है कि बीजेपी इस मुद्दे पर दोहरा चरित्र अपना रही है, जहां एक तरफ पार्टी गौ पूजा की बात करती है तो दूसरी तरफ भारत विश्व में गोमांस का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी के 2 नेताओं ने बगावत कर दी है। अतुल शाह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मुंबादेवी सीट से नामांकन भर दिया। वहीं गोपाल शेट्टी ने बोरीवली सीट से नामांकन भरने की बात कही। मुंबादेवी सीट से नामांकन भरने के बाद अतुल शाह ने कहा कि इसका कारण है मैं इस सीट का कई साल से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और यहां से किसी और को टिकट दिया गया है, किसी को भी थोप देंगे। बोरीवली सीट से नामांकन भरने को लेकर गोपाल शेट्टी ने कहा कि मेरी लड़ाई टिकट नहीं मिलने की नहीं है, मैंने टिकट मांगा ही नहीं, ये वास्तविकता है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान लगभग हो चुका है। इसी बीच सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी द्वारा विधानसभा का टिकट देने से मना किए जाने के बाद शिवसेना के अकेला विधायक श्रीनिवास वंगा सोमवार से लापता हैं। इस बात की जानकारी उनके परिवार ने दी है। उनके परिवार के लोगों ने बताया कि पालघर विधायक पिछले 2 दिनों से परेशान थे। इतना ही नहीं, वो आत्महत्या करने का भी विचार कर रहे थे। वंगा की पत्नी ने मीडिया को बताया कि वंगा ने खाना पीना छोड़ दिया था और सोमवार शाम को बिना किसी को बताए घर से चले जाने तक रोते रहे थे। जिस नवाब मलिक को दाऊद का आदमी बताते हुए जेल भेज दिया गया था, उन्हीं नवाब मलिक को सत्तारूढ़ गठबंधन ने विधानसभा का टिकट दिया है।
महाराष्ट्र की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने मंगलवार को पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया, जिसके बाद लोग बीजेपी के राष्ट्रवाद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जब नवाब मलिक ने अजित पवार की एनसीपी से नामांकन दाखिल कर दिया तो बीजेपी पर सवाल उठने लगे। अब बीजेपी की ओर से आपत्ति दर्ज कराई जाने लगी। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया इस सीट पर आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के सुरेश कृष्ण पाटिल को मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वोट जिहाद, आतंकवाद का समर्थन करने वाले उम्मीदवारों को हराने के लिए लड़ेंगे। इसके अलावा मुंबई बीजेपी चीफ आशीष शेलार ने कहा कि इस मुद्दे पर हमारी पार्टी का रुख बहुत साफ है। महायुति के सभी दलों को अपने उम्मीदवार घोषित करने का अधिकार है जिसे वो टिकट देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एनसीपी के आधिकारिक उम्मीदवार नवाब मलिक का मामला है जिन्हें टिकट दिया गया है। आशीष शेलार ने कहा कि हमने बार बार दाऊद इब्राहिम और उससे जुड़े लोगों के बारे में अपना रुख स्पष्ट किया है। ये बात पहले ही देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं और मैं भी ये कह रहा हूँ, इसलिए हमारे द्वारा नवाब मलिक के लिए प्रचार करने का कोई सवाल ही नहीं है। शिवसेना और शिंदे गुट के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा आदित्य ठाकरे के सामने वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसको लेकर मिलिंद देवड़ा ने कहा है कि यह कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई है। मैं कोई नकारात्मक अभियान नहीं चलाना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री शिंदे केवल लोगों का सकारात्मक विकास चाहते हैं। बता दें, वर्ली विधानसभा सीट अब हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है क्योंकि मिलिंद के सामने यहाँ मौजूदा विधायक आदित्य ठाकरे हैं। ठाकरे शिवसेना यूबीटी के विधायक हैं। राजस्थान में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और वरिष्ठ आईएएस गायत्री राठौड़ ने ऐसा कहा है जिसके बाद से पीएम मोदी की याद आ गई। उन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए काफी बेतुका बयान दिया। नौकरी की गुहार लगाने पहुंचे राज्य के बेरोजगार युवाओं से प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि क्या वो सरकार से पूछकर पैदा हुए हैं कि सरकार ही उनके सारी व्यवस्था करे। प्रमुख सचिव के इस बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें, किसान आंदोलन के दौरान पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बताया था कि वो जब पीएम मोदी के पास गए थे और बताया था कि हमारे 500 किसान मारे गए हैं, तो पीएम मोदी ने कहा था कि वो क्या हमारे लिए मरे हैं। लॉरेंस बिश्नोई की धमकी को लेकर पप्पू यादव का नया बयान सामने आया है। बता दें, धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने पहले सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। हालांकि अब उनका कुछ और ही कहना है। हालिया बयान में पप्पू यादव ने कहा कि मेरा किसी से निजी झगड़ा नहीं है। हालांकि देश के किसी नागरिक पर अगर कोई संकट आता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वो कैसे अपने चुनावी अभियान में लगे हुए हैं और कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई मुझसे मिलने नहीं देता है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि उनका काम है धमकी देना, लेकिन मेरा काम अपने कामों में लगे रहना है। मैंने चिट्ठी भी लिख दी है कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लें। मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है, जिसे मारना है आकर मारते। इस देश की जनता मेरे लिए भगवान है और मैं मरते दम तक उसकी मदद करूंगा। मेरा किसी से निजी झगड़ा नहीं है। हालांकि देश के किसी नागरिक पर अगर कोई संकट आता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी ने निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी के हवाले से कहा कि जीशान सिद्दीकी के हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सिद्दीकी और सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि आगे की जांच के लिए आरोपी को मुंबई लाया गया है। बता दें, जीशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी की हाल ही में मुंबई के बांद्रा ईस्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कथावाचक जया किशोरी आजकल चर्चा में बनी हुई हैं। जया किशोरी की हाल ही में एक बैग के साथ फोटो वायरल हुई थी। इंटरनेट पर बैग 2 लाख रुपए का दिखाया गया। फोटो वायरल होने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने जया किशोरी की खिंचाई की और आरोप लगाया कि वो चमड़े से बना बैग इस्तेमाल करती हैं। इसके साथ ही लोगों ने कहा कि वो लोगों से कहती हैं कि सब मोह माया है, छोड़ दीजिए और खुद का रहन सहन देखिए। इस पर अब जया किशोरी ने जवाब दिया है, वही जवाब जिसका लोगों ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। लोगों ने पहले ही बता दिया था कि वो कहेंगी कि ऐसा कभी नहीं कहती और वो कोई संत साधु या साध्वी नहीं है। और दूसरा, अगर पुराना वीडियो निकाला और दिखाया तो कहेंगी कि वो बचपन की बात है। वही जया किशोरी ने कहा है जो बताया गया। वो कहती हैं कि वो बैग एक कस्टमाइज्ड बैग है, इसमें कोई चमड़ा नहीं है। और फिर कहा कि मैं कभी नहीं कहती कि सब कुछ मोह माया है।
पैसा मत कमाओ या सब कुछ त्याग दो। मैंने कुछ भी त्याग नहीं किया है तो मैं आपको ऐसा करने के लिए कैसे कह सकती हूँ। मैं पहले दिन से स्पष्ट हूँ कि मैं कोई संत साधु या साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। मैं एक सामान्य घर में रहती हूँ, अपने परिवार के साथ रहती हूँ, आगे गृहस्थ जीवन भी पूर्ण रूप से जीना चाहती हूँ। मेरा भी परिवार है, मेरे भी रिश्तेदार और दोस्त हैं। जब भी कोई खुशखबरी आती है तो हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। बता दें, लोगों ने इस बीच जया किशोरी का एक पुराना वीडियो भी साझा किया है जिसमें जया किशोरी उम्र में छोटी होती हैं और लोगों से कहती हैं कि जो जय नहीं बोलेगा उसकी होंगी छोरी 6 और जो जय बोलेगा उसके लड़का होगा। इसके बाद लोगों ने घेरा है और कहा कि क्या लड़की होना पाप है। अब आप बहुत बड़ी फेमिनिस्ट बन चुकी हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। आप मोर वाली बात की तरह इस बात पर भी ये बोलकर आगे बढ़ जाएंगी कि छोटी बच्ची थी इसलिए गलती हो गई। मूर्ख आप या आपके माता पिता नहीं है जिन्होंने धर्म को धंधा बनाकर चुना। मूर्ख ये समाज है जो हर किसी को व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार दे देता है और वो वहां से बैठकर जो मन में आता है वो बकता रहता है। अगर आप बच्ची थीं और आपको बुद्धि नहीं थी तो स्कूल जाती, लेकिन आप तो महारानी हैं। क्या फर्क पड़ता है, चाहे धर्म रहे या ना रहे, धंधा चलता रहना चाहिए। नहीं बोलेगा जय, जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी 6। कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा और जो नहीं लड़की नहीं 6 लड़कियां। यूपी के सुल्तानपुर पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने अभिनव अरोड़ा को अपने मंच से उतारे जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उसका यानी अभिनव का स्वभाव है कि वो संतों के पास जाकर हरकत करता है, चंचलता करता है, नाचता कूदता है। मेरी कथा गंभीर विषय पर चल रही थी इसलिए उसे मंच से उतार दिया गया क्योंकि मेरी एक मर्यादा है, लेकिन उससे कोई दोष नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अभिनव अरोड़ा रामभद्राचार्य महाराज के मंच पर नजर आ रहा है। मंच पर ही आरती के बीच में वो जयकारे लगाता है और इधर उधर टहलते दिखाई देता है, जिस पर रामभद्राचार्य उसे टोकते हैं और मंच से नीचे उतरने के लिए कह देते हैं। बता दें, पिछले कुछ दिनों से अभिनव लगातार सुर्खियों में है। वो अधिकतर गलत खबरों में रहता है। कई बार एक्सपोज किया जा चुका है, ऐसा दावा किया जा चुका है, साबित हो चुका है कि उसको सब कुछ रटाया गया है। हर जगह एक एक शब्द वही बोलता है और जब हल्का सा अलग पूछ लो तो एक शब्द नहीं बोल पाता। पुराने वीडियो भी आ चुके हैं। उसके माता पिता का पूरा चिट्ठा खोलने का दावा किया जा चुका है। अब उसकी मां ने कहा है कि उसको लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि कई लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको चर्चा में बने रहना आता है। हालांकि सच्चाई किसी को नहीं पता, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। हालांकि उसने अब अपने बयान बदलने भी शुरू कर दिए हैं। पहले वो कहता था फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि फर्क पड़ने लगा है। कांग्रेस को कई राज्यों में पार्टी नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश का है, जहां पर कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित होने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस के जो हालात हैं उसके लिए जिम्मेदार पार्टी के नेताओं को ही प्रदेश कांग्रेस की नई टीम में जगह दे दी गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राज्य में कैबिनेट मंत्री रहे अजय सिंह ने कहा कि जिन्होंने कांग्रेस को इस हालत में पहुंचाया, आज भी वही लोग फैसले ले रहे हैं, तो फिर पार्टी को भगवान ही बचा सकता है। बता दें, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाने के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी का बेसब्री से इंतजार हो जा रहा था। बता दें, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाने के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीसीसी की नई सूची को मंजूरी दी, प्रदेश में इसका विरोध शुरू हो गया। इंदौर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। बता दें कि इंदौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का गृह जिला है। मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस की नई सूची आने के बाद कई नेताओं ने इस ओर इशारा किया है कि नई कार्यकारिणी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के वफादार लोगों को ही जगह दी गई है। प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में परिवारवाद की भी झलक साफ दिखाई दे गई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और विधायक जयवर्धन सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया को महासचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के भाई सचिन यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। दिग्विजय सिंह के रिश्तेदार
प्रियव्रत सिंह को भी उपाध्यक्ष जैसा अहम पद दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी को हार मिली है। इसके बाद पार्टी वहां पर नेता विपक्ष का भी चयन नहीं कर पा रही है। नेता विपक्ष के पद के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद कुमारी शैलजा के खेमे आमने सामने हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को मोनोपोली बचाओ सिंडिकेट नाम से नया वीडियो जारी किया। वीडियो में बताया गया है कि मोदी सरकार में किस तरह अडानी के एकाधिकार बिजनेस को बचाने वाला सिंडिकेट मोदी सरकार में सक्रिय है। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार का एकाधिकार बेल आउट सिंडिकेट हवाई अड्डों में एकाधिकार, बंदरगाहों में एकाधिकार, सीमेंट में एकाधिकार, बिजली में एकाधिकार, रक्षा में भी एकाधिकार। अडानी जिस भी सेक्टर को चाहता है, सिंडिकेट उस पर एकाधिकार जमाने की कोशिश करता है। राहुल गांधी ने भी सोमवार को भी एक वीडियो जारी कर अडानी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर सेबी और उसकी प्रमुख माधवीपुरी बुच पर हमला बोला था। ताजा वीडियो में राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को समझा रहे हैं कि कैसे अडानी डिफेंस वेबसाइट के नाम पर इजरायली हथियार बेचे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अडानी डिफेंस की वेबसाइट पर प्रदर्शित एक छोटे हथियार अभय का उदाहरण दिया और कहा कि ये वास्तव में एक इजरायली हथियार है जिसे टॉबर कहा जाता है। उन्होंने बताया कि कैसे इजरायल के हथियार खरीदे और बदले जाते हैं और उनके पीछे अडानी डिफेंस नंबर 1 हथियार डीलर बन गया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अडानी को एकाधिकार देने के लिए पूरे सिस्टम को दरकिनार किया जा रहा है। ये सब सुनने के बाद पवन खेड़ा हैरानी जताते हुए कहते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि इन दो चीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, एक राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरा युवाओं का भविष्य। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को धनतेरस और 9वें आयुर्वेद दिवस पर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की। इस दौरान एक पल ऐसा भी आया जब पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल और दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। पीएम मोदी ने आयुष्मान योजना में सभी बुजुर्गों के हिस्सा नहीं लेने के लिए राज्य सरकारों के फैसले की वजह से माफी मांगी। पीएम ने कहा कि राजनीतिक हितों की वजह से उनके राज्यों ने इसे लागू करने में परेशानी खड़ी की है। दिवाली और छठ के त्योहार की वजह से रेलवे में मुसाफिरों की बड़ी भीड़ देखी जा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि त्योहारों के लिए रेलवे ने उचित व्यवस्था नहीं की है। कांग्रेस ने रेलवे स्टेशनों पर उमड़ी भीड़ की तस्वीरों के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सवाल किए। सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ट्रेनों के टॉयलेट में 8 मुसाफिर बैठे हुए हैं। पोस्ट में लिखा है कि बिहार जाने वाली ट्रेन के टॉयलेट में 8 यात्री बैठे हुए हैं, सभी त्योहारों पर घर जा रहे हैं। ये तस्वीरें आनंद विहार रेलवे स्टेशन की हैं। दिवाली और छठ के लिए जो 7000 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं वो कहां चल रही हैं? इससे पहले रविवार सुपर मुंबई के बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में जगह पाने के लिए भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में 9 लोग घायल भी हो गए थे। हालांकि रेलवे हर साल त्योहारों के मौके पर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा करता है, लेकिन आमतौर पर हर साल ट्रेनों में इसी तरह की भीड़ देखी जाती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके लिए रेड कारपेट बिछाती हैं। समाचार एजेंसी एनआई से बातचीत में गिरिराज सिंह से सवाल किया गया कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार के हाथ में है, जबकि आरोप राज्य सरकार पर लगाया जाता है। इसी सवाल के जवाब में गिरिराज सिंह ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और झारखंड में हेमंत सोरेन ने रेड कारपेट बिछाया है। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के पास किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन सरकार करोड़पति मित्रों के कर्ज माफ कर रही है। गाजियाबाद कचहरी में मंगलवार सुबह कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी अदालत परिसर में हड़कंप मच गया। सभी के विवाद सुलझाने वाले जज और वकील आपस में भिड़ गए। दरअसल गाजियाबाद कचहरी में करीब 12 बजे वकीलों और जिला जज में एक मामले को लेकर नोकझोंक हो गई। विवाद बढ़ता देख जजों ने पुलिस बुला ली। जिस पुलिस को मामला शांत कराने के लिए बुलाया गया था, उसके आने के कुछ ही देर में विवाद जजों से हटकर पुलिस और वकीलों के बीच शुरू हो गया। लेबनान के हथियारबंद गुट हिजबुल्लाह ने अपना नया प्रमुख नईम कासिम को चुना है। इससे पहले वो गुट के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे। लेबनान के बेरूत में हुए इजरायली हवाई हमले में उसके नेता हसन नसरल्ला मारे गए थे। हाल ही में इजरायल ने हिजबुल्लाह के कई वरिष्ठ नेताओं को मारा है। हसन नसरल्ला के बाद उनके उत्तराधिकारी माने जाने वाले हाशिम सैफुद्दीन भी इजरायली हमले में
मारे गए थे। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नागरिकों का डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रति झुकाव कम होता दिखाई दे रहा है, जो पार्टी के लिए एक चेतावनी भरा संकेत है। एक नए सर्वेक्षण में जानकारी सामने आई है। सर्वे के अनुसार भारतीय अमेरिकी वोटर्स उत्तरदाताओं में से 61% हैरिस को वोट देने की योजना बना रहे हैं, जबकि 32% ट्रंप को वोट देने का इरादा रखते हैं। इसमें कहा गया है कि 2020 के बाद से ट्रंप को वोट देने के इच्छुक उत्तरदाताओं की हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि देखी गई है। दूसरी ओर 67% भारतीय अमेरिकी महिलाएं हैरिस को वोट देने की योजना बना रही हैं, जबकि 53% पुरुषों का कहना है कि वो हैरिस को वोट देने की योजना बना रहे हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की आबादी 52 लाख से अधिक है। भारतीय अमेरिकी समुदाय अब अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा अप्रवासी समूह है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।